मकसद से पत्रकार परिषद बुलाई है। बेसिकली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो झूठ और हाफ ट्रूथ की जो कैंपेन पूरे देश में चल रही है, औरतों को गुमराह कर रही है, मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग ये पत्रकार परिषद दे रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग का एक स्पष्ट पोजीशन है कि ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे जो बैन आया है, उस पर जो एक कानून बनना चाहिए, वो कानून कैसे बने, क्या बने, वो देश में चर्चा चल रही है। सेकुलर साथियों के बीच में भी वो एक अलग किस्म की बहस है। मगर जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अभी इनवैलिड हो चुका है, सरकार को एक बिल बनाना चाहिए। वो बिल को लेकर हम लोग क्लियर है कि बिल इज रिक्वायर्ड टू बैन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। ये इतनी सिंपल बात है। दूसरी जो बात है साथियों की, कुछ साथी बोल रहे थे कि उनका भी पोजीशन वही है जो आप बोल रहे हो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, कि वो लोग भी बिल के विरोध में, आप भी बिल के विरोध में, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। बात ऐसी है कि जो बहस चल रही है लार्जर लेवल पे, वो राइट विंग हिंदुत्व और राइट विंग इस्लाम के बीच में चल रही है। हिंदुत्ववादी ताकत और कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक ताकत है। उसमें जो सेकुलर प्रोग्रेसिव रिफॉर्मिस्ट सेक्शन है समाज के, उनको अपनी बात रखनी होगी और वो बात बहुत सीरियस तरीके से, बहुत मेहनत से, खास करके मुस्लिम औरतों ने अपनी वो बात पिछले 10 सालों में रखी है। शाहबानों के बाद जो संघर्ष चालू है, उसके परिणाम ये हुए कि आवाज़ निस्वा हो, भारतीय मुस्लिम आंदोलन हो, बाकी के भी मुस्लिम संगठन जो प्रोग्रेसिव संगठन है, उन्होंने अपनी बातें रखी, सड़कों पर आए, धरने किए, कोर्ट में गए, ये सब उनकी मेहनत रही। हमारा जो प्रेस नोट है वो पहले उसमें स्पष्ट कर दूं। पहली बात की इंडियन मुस्लिम्स ऑफ सेकुलर डेमोक्रेसी, और ये ब्रेकिंग न्यूज है, इंडियन मुस्लिम्स ऑफ सेकुलर डेमोक्रेसी विल बी इंटरवीनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट on the issue of polygamy, halala and muta. We have taken a decision to go ahead and intervene in the Supreme Court. आज जावेद आनंद और तीस्ता नहीं आ पाए, जावेद भाई की तबीयत बहुत खराब है, मगर जो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस है, तीस्ता जी का जो संगठन है, उनके तरफ से भी ये निर्णय है कि वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में पॉलीगैमी और हलाला के खिलाफ इंटरवीन करने वाले हैं। आज तीस्ता जी आने वाली थी, जावेद आनंद भी आने वाले थे, मगर जावेद भाई की तबीयत के मसले है, तो दे बोथ नॉट बीन एबल टू मेक इट। तो आज तीस्ता जी भी अपनी बात मुस्लिम औरतों के अधिकारों के लिए आज आके रखने वाली है। उनको फ़ोन भी किया कि मत आइए, डॉल्फी को भी फ़ोन किया था कि मत जाइए। ये सब किस्म की चीज़ें कंजर्वेटिव मुस्लिम तंजीमों की तरफ हो रहा है, ताकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही माना ना हो। और जो सेकुलर साथियों का बार बार वो लोग समर्थन रहते थे दंगों के दौरान, मगर एक कदम रिफॉर्म के लिए हिलने के लिए तैयार नहीं है। तो आज सबकी आंखें खुली है। चारुल जोशी, मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ, वहाँ कॉमरेड चारुल जोशी है, CPI के बहुत इंपॉर्टेंट साथी है, और अभी जो किसान की रैली हुई थी इसमें चारुल जोशी का बहुत बड़ा हाथ था। नसीम कॉन्ट्रैक्टर इज ऑफ कोर्स बीन अराउंड फॉर लॉन्ग टाइम, इंडियन मुस्लिम सेक्युलर डेमोक्रेसी की वो नेशनल को कन्वीनर है, वन ऑफ द फाउंडर है। मुमताज शेख इज ऑल्सो वेल नोन पर्सनैलिटी, जो महिला फेडरेशन है महाराष्ट्र का, उसकी वो जनरल सेक्रेटरी है। जतिन देसाई जो एक वेटरन पत्रकार है भारत पाकिस्तान के लिए, जो उन्होंने किया है वो शायद देश में और कोई नहीं कर सकता, ना कर रहा है। और डॉल्फी डिसूजा को भी एवरीबडी नोज हिम एज अ सेक्युलर एक्टिविस्ट, क्रिश्चियन समाज के बड़े लीडर हैं, मगर सभी प्रोग्रेसिव संघर्षों में हमारे साथ हैं। हसन कमाल, जीना शौकत के लिए आर ऑल ऑन द वे। शुरुआत में यही कहूँगा कि ये जो रैली अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई थी, उस रैली के दौरान, और ये जो रैलियाँ हुई उसके दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पहले तो मुस्लिम औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था उसमें बहुत सारी बेहुदा बातें थी कि अगर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अलाउ नहीं होगा, तलाक की बिद्दत अलाउ नहीं होगा, तो हस्बैंड्स विल मर्डर देयर वाइफ्स। ये उन्होंने लिख कर दिया है एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को। औरतें मर्दों से कम कमजोर होती है तो ये मर्डर हो सकता है। तो तलाक की बिद्दत भी औरतों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पोजीशन। या वो क्लियर कट बोल रहे थे कि औरतें ज़्यादा इमोशनल होती है, औरतें ज़्यादा कम अक्ल होती है, इसलिए ये जो भी हो रहा है ये मुस्लिम मर्द ही फैसला करेंगे, ये मुस्लिम मौलाना ही फैसला करेंगे। ये बार बार इनके मन से बात आई रही है। इसलिए पहले जैसे केजरीवाल आजकल माफी मांग रहा है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पहले तो मुस्लिम औरतों से माफी मांगे, बाद में उनको आला मैदान में लाने की बात करें।
दूसरी बात है कि 40 साल से या 70 साल की बात करें, कभी भी मुस्लिम औरतों के अधिकार में ये लोग ने ना बात की है, ना आज भी ना बात कर रहे। मुस्लिम औरतों की डिमांड है कि मस्जिद में आने चाहिए, वो डिमांड उनको मंजूर नहीं है। जब हाजिरी दरगाह से निकाला गया तभी हम ही लोग थे जिन्होंने मुस्लिम औरतों और सभी औरतों के लिए संघर्ष किया था। तो कहाँ ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्लिम औरतों की बात करता है। और एक बात बता दूं, ज्योति पूर्णानी का एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल छपा, पूरा छपा नहीं मुंबई मिरर में, मगर जिस किस्म की बातें की गई है मोबिलाइजेशन के दौरान, ये बहुत भयंकर बात है। एक तो बार बार ये बात आ रही है कि इस्लाम खतरे में, शरीयत खतरे में, झूठी बात। इनके एक्शन से मुसलमान जरूर खतरे में आ रहा है, वो इस्लाम या शरीयत खतरे में नहीं आ रहा। क्योंकि जितना कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स और कट्टरवादी मुसलमान जिस किस्म का बयानबाजी कर रहा है, जिस किस्म के लोग सड़कों पे आ रहे हैं, उससे मुस्लिम समाज को नुकसान हो रहा है, हिंदुत्व ताकतों को फायदा हो रहा है। इसलिए हमारा बोलना था कि द सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट, गांधीयन, अम्बेडकराइट्स विल ऑल हैव टू टुगेदर। और ज्योति पूर्णानी के आर्टिकल में ये भी बात आती है, क्योंकि वो शब्द आजाद बेला में यूज किया गया कि यहाँ जिहाद हो रहा है काफिरों के खिलाफ, और आज यहाँ तक बातें आई है कि निकाह बंद हो जाएगा और हम लोग को साथ खड़े करनी पड़ेगी। ये पूरी की पूरी झूठी बातें, मुस्लिम समाज को डराने की बातें। ये है मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पूरा कैंपेन चला है। उसमें साथियों जो मुस्लिम औरतें आई थी, और बहुत सारी मुस्लिम औरतों से बुर्खा क्लैड और वो मुमताज और नसीम की बात करेंगे जिनसे बातें हुई है। इन्होंने पहले तो कहा कि 5 करोड़ उन्होंने सिग्नेचर जमा किए। जो 5 करोड़ सिग्नेचरों का कोई मतलब नहीं बनता। जो 5 मुस्लिम औरतें सुप्रीम कोर्ट में गई उसी का मतलब बनता है। एंड दे हैव डिफीटेड द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल, क्योंकि एक भी मुस्लिम औरत इस देश में नहीं है, और एक खुला चैलेंज है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को कि एक भी औरत इस देश में नहीं है जो तलाक की बिदअत के साथ आपकी तंजीम की जरूरत होगी। मगर उस्मा नाहिद भी नहीं है आपके साथ। उस्मा नाहिद जो देवबंद घराने की सबसे लीडिंग मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर है और बहुत सारे मर्दों से अच्छी स्कॉलर है, उस्मा नाहिद को छोड़ना पड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक फ्रस्ट्रेशन में 2016। और ऐसी बहुत सारी औरतें लखनऊ की, कलकत्ता की और मुंबई की जो इस्लामिक स्कॉलर है, जिनको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से तंग आकर उन्होंने ये छोड़ा है। और कभी उस्मा नाहिद से आप डिटेल डिस्कशन कर लीजिए, उनका इंटरव्यू कर लीजिए कि उन्होंने क्यों छोड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। और उसकी तरह ऐसे कितनी मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर्स थी जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को छोड़ा। दूसरी जो बात है कि जो वहां औरतें आई थी उनको तलाक के एहसान और तलाक के बिद्दत का कोई फर्क पता नहीं। उनको ज्योति पूर्णानी का आर्टिकल में ये भी बात आती है, क्योंकि ज्योति ने अलग अलग जगह पे जो मोबिलाइजेशन की मीटिंग हो रही थी वो वहां गई थी, और सीधा का सीधा ये बात आ रहा था कि ये पूरा का पूरा कानून तलाक के खिलाफ बन रहा है। ये झूठी बात है। तलाक के एहसान जो 3 महीने का तरीका है, पुरानी तरीका है, जो हम लोग सब सपोर्ट करते हैं, वो तरीका को सब लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं। और तलाक की बिद्दत मतलब तलाक तलाक तलाक, SMS, व्हाट्सएप, स्काइप, टेलीफोन, ये जो तरीका है दारू पी के कुछ भी करके, ओके, ये तलाक की बिद्दत के खिलाफ एक मुस्लिम औरत को खड़ा कर दे या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले आजाद मैदान में, तो हम लोग उनको सलाम करेंगे। तो एक झूठी कैंपेन चलाई गई और उसके साथ जो दूसरा तरीका था कैंपेन का, पसंद दूसरा जो तरीका था ये कैंपेन का कि मुस्लिम मर्दों ने तय कर लिया था कि ये कैंपेन चलानी है, मुस्लिम औरतों को जमा किया गया। दूसरी बात की जो पॉलिटिकल पार्टीज, अबरानी, आरिफ नसीम खान, वारिस पठान, अबू हाशिम आजमी, जो एक पॉलिटिकल रैली का तैयारी का तरीका होता है कि भाई बसेस में भर भर के लाओ, बुर्का पहन कर आओ। यहाँ भी रैली में बोला गया कि मुस्लिम औरतों को अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा करनी नहीं चाहिए, स्लोगन शॉटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में अलाउ नहीं है, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक ये सब बातें वो रैली की मोबिलाइजेशन हुई है। तो किस माइंडसेट से ये सब हो रहा है। और जब ज्योति पूर्णानी ग्राउंड में घूमती और पूछती है कि भाई आप तलाक के बिद्दत के साथ हो, ये ट्रिपल तलाक इंस्टेंट वाला, नहीं हम तो नहीं है, तो भाई बोला फिर इधर क्यों हो, क्योंकि बिल तो उसी के विरोध है। तो उनको ये भी पता नहीं। कुछ औरतों को बोला गया भाई इस्तेमाल में जाना है तो चल पड़े, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया गया, कुछ औरतों के लिए पिकनिक हो गया था, कुछ औरतें बेहोश हो गई थी, ये सब हुआ। ठीक है, और वो मोबिलाइजेशन की मीटिंग्स में इस्लाम खतरे में है, शरीयत खतरे में है, ये बिल आएगा तो तलाक खत्म पूरा का पूरा हो जाएगा, हमारा शरीयत खत्म हो जाएगा, ये सब किस्म की झूठी बातें, झूठा प्रचार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस।
ठीक है? I'll hand over the mic to I think Nasreen and Mumtaz, and then Hassan Kamal and no, you are going to say the last word. Hassan Kamal will have the last word. Dina Shokri is on the way. Mumtaz. मैं नसरीन कॉन्ट्रैक्टर हूँ, IMSD की एक्टिव मेंबर हूँ, फाउंडर मेंबर भी हूँ और बहुत सालों से ये समस्या के ऊपर और बहुत सारे और सोशल ग्रुप्स के साथ महिलाओं के विषय के ऊपर खास बहुत सालों से मैं काम कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। और जो मैं पेश करना चाहती हूँ ये हमारे जो IMSD के अंतर्गत जो भी हमारे डिस्कशंस होते आए हैं और जो हमने प्रेस स्टेटमेंट्स भी लिखे हैं, तो उसके आधार पे ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में मुझे क्या कहना है। तो पहले तो IMSD क्या है मैं यहाँ ही पेश करना चाहती हूँ, वो आप वेबसाइट पे आप पढ़ लीजिए, वहाँ पूरा डिटेल है। अब हमारा जो फिलॉसफी है, ऑब्जेक्टिव्स है, विजन है, वो सब वहाँ वेबसाइट के ऊपर है। तो हमारा जो जेंडर जस्टिस फॉर मुस्लिम वुमेन, ये जो हमारा जो एक गोल है और हमारा जो स्ट्रगल रहा है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ज़रिए किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के लिए जेंडर जस्टिस को बढ़ावा दे सके, उसके लिए हमारा फोकस है। और ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की जो समस्या है, जो मसला है, तो पहले से ही अगर आप बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में भी सुनते रहे हैं, लिखते रहे हैं, तो एक रिफॉर्म का जो कोशिश था बहुत सालों से रिफॉर्म हो सके इस मामले में, तो यही बहुत कोशिश हुई है। मगर आखिर में जो भी डिबेट्स हुए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलग अलग जो मौलाना है, पूरा वो डिबेट्स को अलग अलग इंटरप्रिटेशंस कि शरिया में है या नहीं है, इस्लाम में है या नहीं है, उसके अंदर ही रह गया और इतने सालों निकल गए। तो मुस्लिम महिलाओं ने भी ये पूरा समस्या हाथ में लिया। और एक जो चीज़ है कि हम भारतीय मुस्लिम हैं, तो शरिया के अलावा हमारे पास और भी तो कुछ रास्ते हैं हमारी बातें रखने के लिए, हमारी स्ट्रगल आगे बढ़ाने के लिए। तो क्यों नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन का आधार लें, क्यों नहीं हम सुप्रीम कोर्ट का आधार लें। और सुप्रीम कोर्ट में भी कितने सालों से चला है, कितनी बहस हुई है और आखिर में वर्डिक्ट आया जो इनवैलिड बनाया। तो फिर ये लेजिस्लेशन की बात आई। नेचुरली एक वर्डिक्ट के बाद लेजिस्लेशन हमें लगा, IMSD को भी लगा और बहुत सारे लोगों की लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि अगर हस्बैंड फिर भी ट्रिपल तलाक का डिक्लेयर किया, तो फिर औरतें क्या करें? सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, बहुत सारे ऐसे केसेस हमें बताए गए कि अभी भी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इनवैलिडेशन आया है, अभी भी हो रहे हैं। तो एक लेजिस्लेशन इसका एक रिफ्लेक्शन है कि जिस तरह से बहुत आसान रूप से इसका एक पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है और जो मसला है, जो सामाजिक मसला है, महिलाओं का मसला है, उसका फायदा लिया जाता है। तो आखिर में IMSD का ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा, जेंडर जस्टिस और कम्युनिटी को हम कहते रहेंगे कि जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं उसको हम शरिया में भी पाते हैं और किस तरह से उसका हम कनेक्शन कर सके, किस तरह से साथ में ला सके, इसी तरह को हमको ये मुस्लिम कम्युनिटी की और मुस्लिम महिलाओं की स्ट्रगल को आगे बढ़ाना चाहिए।
आपको आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी, ये तीनों आर्टिकल 14, 15 और 21 भी हमारे आर्टिकल है जिसके बुनियाद पे ये सब कानून बनेंगे। आई विल हैंड ओवर द माइक फॉर लिटिल टाइम। Here in solidarity as part of the Christian community with our Muslim sisters. And of course brothers. And this I have emphasized again and again that when you do not start reform within, then outside elements get involved in talking about reform, and that has degenerated in terms of the right wing getting an entry into something which the community itself and the leadership itself should have done in the first place. So it's a pointer for us that if we have institutions like this, then this institution must be challenged to change their approach and their attitudes so that no single community member, irrespective of the gender he or she belongs to, is taken care of. So it's a pointer that institutions cannot misuse their positions to have their positions at the expense of the community. And here it is played a very negative role in terms of playing it right into the hands of the BJP government, who for political reasons and interests are rushing to something without any discussion with the community, which we strongly condemn. And third is, I would always believe that today we have begun the journey in terms of talking of injustice to Muslim women. But I think IMSD has got a greater role to play for us, that we must start talking about gender justice of all women of all communities. जेंडर जस्टिस जो है, जेंडर जस्टिस किसी भी हालात में उसके साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकता। इट हैज टू बी जेंडर जस्टिस। आई एम हियर, आई एम नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम प्रोसेक्टिव डेमोक्रेसी, आई एम एसिस्ट, और जितने भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जिस तरीके से पूरे मुल्क में बढ़ रहा है, और इस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ने का सबसे बड़ा अगर इसको सफल बना होता है औरत है। एंड इन दिस केस मुस्लिम वुमन आर सफल। और तुम लोगों ने देखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल मूवमेंट ने जिस तरीके से औरतों को सड़क पर उतारी थी, और बाकायदा कैंपेन में भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से उनको कहा गया था, यानी जो हकीकत है कि जो मुस्लिम औरतें रास्ते पर उतरी थी वो अपनी इच्छा के साथ नहीं उतरी थी, उनको मर्दों ने सड़क पर उतारा था या लोगों को सड़क पर। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पर ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल मूवमेंट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम लोगों को भी उनका इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। वी शुड नॉट थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट, क्योंकि बुनियादी तौर पर इसका जो जन्म हुआ है वो ही औरतों को दबाने के लिए उनको अधिकार से वंचित रखने के लिए। इसीलिए वी शुड बी वेरी क्लियर, वी शुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ सेंशन टू पर्सनल मूवमेंट, और सड़क पर लोगों को भी उतरना चाहिए। और जिस तरीके से लोग मानते हैं कि जितनी औरतें सड़क पर आई थी उससे कई गुना ज़्यादा मायना रखता है सायरा बानू और ऐसी औरतें कि जो एक हिम्मत के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाती है और न्याय की डिमांड करती है, जस्टिस की डिमांड करती है। और इसीलिए वी शुड बी विद सायरा बानू, वी शुड बी विद ऑल वुमेन irrespective of their caste, creed, religion, कि जो डिमांड कर रही है जस्टिस, basically as an ethics activist in solidarity with everyone. को रास्ते पे लाया जा रहा है। मैं उस एरिया से आती हूँ जहाँ पे पिछले 17 सालों से मुस्लिम बहनों के साथ काम कर रही हूँ। गोवंडी चंदूर ये जो इलाका है, और मुझे लगता है कि हसीना ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, सभी मुस्लिम औरतें यही चाहती है कि उनके साथ क्या होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे
एक जिस तरीके का सिलसिला होता है कि जिनके सवाल है उनको पूछा ही नहीं जाता है, उनकी ओर से ही लोग बात करते हैं। और अभी यही हालात है कि मुस्लिम औरतों की ओर से कोई धर्म के ठेकेदार ही अपने तरीके से बात रख रहे हैं, जो कि गलत है। मतलब जिस दिन ये रैली थी उसके सुबह के जब नमाज होती है उसमें मस्जिदों में ऐलान किया गया कि आज औरतों को लेकर जाना है और बड़ी तादाद में आना है, और सारी गाड़ियां लगी हुई थी और उसमें औरतों को बिठा के लेके आए कि इस्लाम खतरे में है। अब कैसे इस्लाम खतरे में है, कैसे है, कौन करने वाला है, इसके बारे में कभी बात नहीं की जाती है। बस एक फतवा निकाल दिया, इस्लाम खतरे में है, सबको भेड़ बकरियों की तरह उस बसों में बिठाया गया और यहाँ पे लाके छोड़ा गया। मैंने दूसरे दिन न्यूज़ में पढ़ा कि एक औरत की स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि खुदा के बाद मेरा शौहर ही सब कुछ है और मेरा शौहर जो कहेगा वही मैं करूँगी। तो ये जो एकाधिकारशाही वाली जो बात है, हम समानता की बात करते हैं, हम संविधान में दिए हुए इक्वालिटी की बात करते हैं, वो कहीं बाजू में रह के फिर से औरतों को उन्हीं सारी चीज़ों में जो पीछे डालने वाली बात हो रही है। तो ये सिर्फ इस्लाम खतरे में नहीं, मैं कहूँगी इंसानियत खतरे में है, ये मुसलमानों की इंसानियत खतरे में है, सभी धर्म। मतलब ऐसा भी एक माहौल किया जा रहा है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के अलावा मुस्लिम औरतों के कोई सवाल नहीं है। जहाँ पे सच्चा कमेटी की अभी बात रखी गई है उसके तरफ देखने के लिए किसी को टाइम नहीं है। बस्तियों में छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके तरफ देखने के लिए किसी को टाइम नहीं है। बेसिक कम्युनिटी के सवाल तो दूर है, आज भी बस्तियों में, मुस्लिम बस्तियों में पानी काटा जाता है, इसके बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी बात नहीं करता है। लेकिन ये जो ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे आते हैं और इसमें जो लोग अपने अपने राजकारण जो कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे एक वीडियो हमारे यहाँ पे फैलाया गया था और जिसमें जिस तरीके से बताया गया था कि हम कैसे खतरे में हैं और हम लोगों ने कैसे इकट्ठा आना चाहिए, तो वो इकट्ठा करने का जो तरीका है ये बहुत डराने वाला है। तो इसको हमें समझना चाहिए और आपके जरिए से मैं बिल्कुल मुस्लिम बहनों और भाइयों को ये कहूँगी कि ये जो राजनीति ये हमने समझनी चाहिए। हमारा जो इस्तेमाल अभी तक किया गया है, भेड़ बकरियों की तरह लाया गया है, कभी इस्लाम खतरे में है, कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स होने वाले हैं इसलिए आप इकट्ठे आ जाओ, ये जो इस्तेमाल करके लोग अपने अपने मराठीत म्हणतात की पोळी भाजून घ्यायचं जे काही काम शुरू आहे, इसको हम सब लोगों ने समझने की जरूरत है। आज इतने सारे सवाल हैं उसको साइड में रख के सिर्फ बल्कि सब लोगों ने, जब हमने ये मुद्दा आया था कि इस तरीके का बिल बनाया जा रहा है, आप मुस्लिम औरतों से जाके पूछो, सब इससे खुश हैं कि जो मेरे ऊपर हमेशा से एक तलवार टंगी हुई थी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, उससे मुझे राहत मिल रही है। उसमें थोड़ा सा डर का माहौल कहीं से तैयार हो रहा था कि मेरा शौहर मेरा सुनेगा, वहाँ पे ये जो बात निकाली है कि अभी तलाक बंद हो जाएगा, फिर हमारी 4 शादियाँ 3 शादियाँ हैं वो बंद हो जाएगी, कल को हमें फेरे लेने पड़ेंगे, ये जो सारी बात फैलाई जा रही है, इस राजनीति को हमें समझने की जरूरत है। और इसीलिए इस तरीके की जो रैलियां निकलती है इसका सभी ने मिलकर निषेध करना चाहिए। मुस्लिम औरतों के हकों की बात है, मुस्लिम औरतों को संवैधानिक अधिकार मिलने के लिए सब लोग अगर इकट्ठा आते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हम स्वागत करेंगे अगर वो इस तरीके की सोच रखती है। लेकिन वो जिस तरीके से अपनी सोच को कम और कम दिखाई देते जा रहे हैं, तो उनके ऊपर तो अभी कोई भरोसा नहीं करता है। चंद पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चंद मौलाना है जो मस्जिदों में से अपनी राजनीति चलाते हैं, उनके हाथों में ये जो सारे दारोमदार है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, उसके बारे में हमें बिल्कुल यहाँ पे सोचना चाहिए। इतना ही कहूँगी हम। दाना दुश्मन अच्छा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है जैसा शाहबानू केस के वक्त बनाया गया, और सुप्रीम कोर्ट के को उसी तरीके से डिफाई करने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से उस वक्त किया गया। शाहबानू केस में हमारे नादान दोस्तों ने, जो मुसलमानों के नादान दोस्त थे, उन्होंने जो कुछ किया उसका खमियाजा हम आज तक दे रहे हैं। हम दूसरी बार ये खतरा लेने को तैयार नहीं है। हसीना बहन ने और दूसरे लोगों ने बात कही
कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव चाहिए। मैं ये पूछता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना भाई? इस नाम की कोई चीज है जिसको हिंदुस्तान की कोई अदालत मानती है? कोई अदालत नहीं मानती तो कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो आप दूध में कपास कोरी से लटक रहे हवा में है ही नहीं। उसके बाद जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला है, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं। ये बात लेट 90s की है, जब हम लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से इंटरैक्ट किया और उनसे हमने कहा कि भाई आप जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं तो उसमें तो एक मत ऐसी है जो हिंदू लॉ की है। क्या? तो मैंने कहा वो मत ये है, हम लोगों ने कहा वो मत ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं। मैंने कहा ये तो हिंदू लॉ है, तो मुस्लिम लॉ आई नहीं, तो कुरानी लॉ आई नहीं। और दूसरा ये ट्रिपल तलाक था, ये तो एंटी कुरानिक है। तो उसकी वजह से ये हुआ कि 2004 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने भोपाल सेशन में ये अमेंडमेंट किया कि नहीं, वाकई ये प्रॉपर्टी वाली मत गलत है और इसको हमें वापस कुरान की तरफ लौटना चाहिए। खैर वो हुआ, लेकिन उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं अब ये समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खुद ही अपने आप को रिजॉल्व करना, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। उसको मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज मानती है, हम मुसलमान नहीं। उनके अंदर कोई भी आपस में यूनिटी नहीं। इट्स हाई टाइम दे शुड गेट देमसेल्व्स रिजॉल्व for once and all. Having said that, मैं ये भी कहूंगा कि मैं आखिरी आदमी हूँगा, लास्ट मैन टू एक्सेप्ट एंड बिलीव कि मोदी सरकार मुसलमान औरतों के गम में तड़प है। जो अपनी बीवी नहीं संभाल सकते वो हम मुसलमानों की बीवी का, तो वो सब इन्होंने, देखिए मैं कानून नहीं जानता बहुत ज़्यादा, LLB का 1 साल पास करके वो, लेकिन एक बात ये जानता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि इंस्टेंट तलाक जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसके बाद जाहिर है कोई देता है तो तलाक होती है, ये कहा जाएगा कि, और कहा गया, और मैं जानता हूँ सही है कि उसके बाद भी तलाकें हो रही हो। लेकिन एक फर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जिस मुसलमान औरत के साथ ये शुरू हो, पहले उसके लिए सारे रास्ते बंद थे, अब उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। वो खुद जा सकती है, उसके इर्द गिर्द लोग जा सकते हैं, NGOs हैं हमारे यहाँ, ये ऐसी हमारे यहाँ उनका एक्टिविस्ट ये जा सकती है। तो जो रास्ते बंद थे वो रास्ते अब बंद नहीं है। तो इसलिए जो क्रिमिनलाइजेशन का मामला है, मैं खुद भी ये समझता हूँ कि यकीनन ऐसे आदमी को माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो उन्होंने एडिशन किया है क्रिमिनलाइजेशन का, कि पड़ोसी भी जाके ये बता दे कि मैंने सुना था कि रात को ये आदमी अपनी बीवी को तलाक दे रहा है, तो मियाँ को बंद कर, तो ये साफ बताता है कि बीजेपी का मुसलमानों के खिलाफ विरुद्ध है, उसका और उसे जरूर। दूसरी बात, आपने सारे कानून खुद पर, आप क्या जाने मुसलमान औरतों के, आप क्या जाने मुसलमान औरतों के, आपके पार्टी में 2-4 मुसलमान दिखाई तो देते हैं, मुसलमान औरत तो एक भी नहीं दिखाई देती। मुख्तार अब्बास नकवी में है, शहनाज हुसैन है, एक मुसलमान औरत का नाम बता दीजिए आप, होगी और वो भी कहा। तो ये समझना कि उनको मुसलमान औरतों के दर्द का बड़ा ख्याल है, हम इसको बिल्कुल नहीं। इसी के अलावा इसके साथ ही ये बात जान लेनी चाहिए कि जो लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को के
के मद्देनजर जो रैलियाँ और जुलूस कर रहे हैं वो मुसलमानों के दुश्मन नहीं, मुसलमानों के दोस्त नहीं, वो दुश्मनी कर रहे हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेजुडिस कर। और आप जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास बाबरी मस्जिद का मुकदमा भी था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इंसान होते हैं। जब एक पूरी कम्युनिटी खड़ी होकर ये कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, तो आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को उसका असर नहीं होगा। और अगर उसका असर हुआ तो आपका क्या अंजाम होगा? तो मैं नहीं समझता कि ये जो रैली निकाल रहे हैं, जो इतनी बड़े पैमाने पर ये कर रहे हैं, वो कोई मुसलमानों के हक में काम कर रहे हैं, वो मुसलमानों की दोस्ती कर रहे हैं। उसका एक पॉजिटिव पहलू सिर्फ ये है कि कम से कम मुसलमान औरतों को सड़क पर तो लाए। अब मैं उनको बता दूं कि वो एक मरतबा सड़क पर ले आए हैं, तो कल वो मुसलमान औरतें उनके खिलाफ भी और वो बहुत मुबारक भी हो। इसलिए ये रैलियाँ जो है उनका एक पहलू ये है कि कम से कम कल वो नहीं कह सकेंगे कि मुसलमान औरतों को जलसे जुलूस में शिरकत नहीं करना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो हम कह सकते हैं कि भाई आपने ने कराई। तो इसलिए IMSD का बहुत क्लियर है, हम इंस्टेंट तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि न्यूरेटर उस पर मुस्लिम कम्युनिटी अमल करे। और उसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि उसमें जो क्रिमिनलाइजेशन का जोड़ा गया है वो मुसलमान औरतों की हमदर्दी में नहीं जोड़ा गया है, वो मुसलमानों को सिर्फ तकलीफ पहुंचाने के लिए। इसलिए ये हमारे बहुत क्लियर स्टैंडर्ड्स के बारे में। और मैं फिर ये आखिर में बता दूँ कि खुदा के वास्ते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं कह चुका हूँ, मुझे लिख भी चुका हूँ, उनको बता भी चुका हूँ कि अब आपकी जरूरत नहीं है कौन, आप डिजॉल्व हो जाइए, तो दूसरा बोर्ड बनने दीजिए जिसमें बहुत हर तरह के लोग, जिसमें डॉक्टर्स हों, जिसमें इंजीनियर्स हों, जिसमें साइंटिस्ट हों, ताकि वो मुसलमानों की सही रहनुमाई कर सके जिंदगी के रास्तों पर। ओके, हाँ, तलाक हलाला नहीं, निकाह हलाला। हम लोगों ने फैसला कर लिया है, IMSD और CJP दोनों, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जो तीसरा सेटलवाद की जो तंजीम है, तो ये दोनों हम लोग पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करने वाले ऑन द इशू ऑफ पॉलीगैमी, निकाह हलाला एंड निकाह मुता। और ओवैसी को जरा बोलना चाहिए कि हैदराबाद में जो मुता प्रोसिक्यूशन चल रहा है उस पर तो कुछ सो दैट्स सो दैट्स जी जी, इसलिए तो जा रहे हैं और किस लिए। एनीबॉडी एल्स प्लीज। अच्छा, इसमें बार-बार आप लोगों ने जो रैलियाँ निकाली है, आज़ाद मैदान का किया, वहाँ एक बात एक हो सकती है कि तलाक जो है वो तो अपने आप में एग्जिट जो है, वो जो मैरिज है, शादियाँ अगर ऑपरेशन हो जाए तो फिर मुसलमान जो है किस आदमी से आएगा, मुसलमान मर्द या औरत जो है वो उसको बाहर होने का एक तरीका है। तो एक मेरा सवाल नहीं क्या हुआ, आप लोग फैसला करके क्यों जवाब देना, वो एक मैरिज तो एग्जिट दो तलाक प्रोवाइड। और ये सरकार जो है वो ये हो सकता है कि वो अगर कुछ ज़्यादा सोचता हूँ तो ये करें कि सरकार ये बिल के जरिए यही तरीका अपना लीजिए, जो हज़ारों या लाखों जो है वो हिंदू औरतें जो हुआ डिवर्टेड, जो यू कैन नॉट गो दिस वे और दैट वे, दे आर हैंडिंग बैलेंस। तो दिस गवर्नमेंट वांट मुस्लिम वुमेन टू बी लाइक दैट ओनली। तो उससे दूसरा तरीका क्या होगा, ये कैसे बाहर होगी? You see, I have given the suggestion just now in I have given that suggestion. This is from my side. I don't know the other members of the board. Yes, bilkul. The whole point is that the talaq ihsan or a judicial process can be established, whereby whether a man wants a divorce or a woman wants a divorce, it should be effected through the courts. Now, you look at Tunisia
Indian example, or you look at the Pakistan example, or you look at the Bangladesh, you can use whatever examples you like because it is done purely through the Sharia. It is done for the progressive Sharia, not the negative Sharia that is all the medieval thinking or the misogynistic patriarchal thinking that is being brought about by the Muslim person law board. So I have recommended कि एक procedure जो है किसको भी तलाक चाहिए, आदमी को चाहिए औरत को चाहिए, एक उसका procedure होना चाहिए. Like there is a 10% minority in Sri Lanka. वो लोग काजी को inform करते हैं कि आदमी inform करता है I want to divorce this lady within 30 days application comes in. ये बिल वो नहीं कर रहा ना जो आप कर रही हैं. I'm talking. This bill limits. Not talking about the divorce. The bill is talking about this कि अगर आपने ने प्रोनाउंस किया तो उसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जाके सब्सिस्टेंशियल अलाउंस के अंदर में उसको मेंटेनेंस मिलेगा. ओके, ये बिल इतना ही कहता है. बिल ये नहीं कहता है कि अगर ये आदमी ने सब्सिस्टेंस अलाउंस देने में फेलियर हुआ तो ये बिल ये इसके लिए क्या परिणाम होगा ये नहीं ये डिफिकल्ट कर दिया है. ये डिफिकल्ट कर दिया. अगर ऑपरेसिव मैरिज है तो चलता रहेगा. Absolutely, it's a deterrent. It's a deterrent. It's a huge deterrent. I'd like to finish my point before you make an intervention. If you don't mind. Why men should continue with the oppressive marriage? Why can't it get out of it? They don't have to. They don't. They do not. There is even now. अगर आप judicially law बनने को time लगे तो there is तलाक ऐसा कि तो इन्फॉर्म करो वहाँ के जज को, काजी को, आर्बिट्रेशन काउंसिल फॉर्म हो, रिकंसिलिएशन प्रोसेस सेट हो और 90 डेज के अंदर उसका रिजल्ट हो. वन वे एंड द अदर. अगर उसको नहीं चाहिए तो वैसा होगा, अगर चाहिए तो वैसा. लेकिन औरत के लिए भी वही प्रोसेस होना चाहिए जो अभी फिलहाल नहीं है. और मेरा सजेशन इसके लिए जुडिशरी में जाना था और एस्टैब्लिश जुडिशरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड इट विल बी कि एक तलाक जो है वो सिर्फ जुडिशरी से इफेक्ट हो सकता है. उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, विदिन 30 डेज होना चाहिए, इस्लामिक लॉ उसमें आना चाहिए कि यू नो आर्बिट्रेशन उसमें होना चाहिए. दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, गवर्नमेंट ने जो बोला है, जो गवर्नमेंट ने फिलहाल बोला है, इट इज अ डिटरेंट. और जो पनिशमेंट को एंड द पनिशमेंट दैट आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग, the criminalization that I am supporting is a huge deterrent. I want to see which man will have the gumption now to pronounce a triple talaq on the wife and go to jail and pay 50,000 fine and pluses minuses will go with it. So it is a huge deterrent, and I think that it is when something is moving towards a positive. देखिए जब 1961 की लॉ पाकिस्तान में बनी तो किसने बनाया? अयूब खान was a dictator. लेकिन अयूब खान dictatorship is better than what they are doing in Pakistan today. नहीं, when you have a dictator, if you today, whoever is making a good law, नहीं, मैंने 3 साल का कैद नहीं. देखिए, this has to be open for further debate. ये इस किस्म का इम्प्लीमेंटेशन. लेकिन ये मैंने एक साल की इम्प्रिजनमेंट की बात की. और अगर समझो कि किसी ने ट्रिपल तलाक वाइफ को दिया, हाँ, एक तलाक वाइफ को दिया, तो फिर वो जो है वो इमीडिएटली उसका मैं आपको बताऊं, देखिए एंटी बिगमी लॉ, चाइल्ड मैरिज, मेंटेनेंस, डाउरी, वायलेंस लॉज जो है दे आर पनिशेबल टुडे आल्सो. दे आर क्रिमिनलाइज्ड. जो आप क्रिमिनलाइज बोल रहे हो इट्स एक्चुअली अ पनिशमेंट. तो ये सब लॉज को पनिशमेंट है. तो एक इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करा, जो इस्लामिक लॉ को वायलेट करा, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही हैज डिफाइंड द जजेस एंड अंडरमाइन देम, तो उसको क्या सजा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मेरे ख्याल से. कहना चाहती हूँ कि आज गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट है रेप लॉ पर. तो एक लेडी गई गुजरात हाई कोर्ट में से कहा कि मेरा शादी में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और सेक्शन 376 के अंदर में वो उसने केस फाइल किया था. और कोर्ट का ऑर्डर ये है कि ये सेक्सुअल वायलेंस जो है वो DV एक्ट के अंदर है, इसलिए इसको 376 नहीं लगेगा. तो और इसलिए DV एक्ट जो है वो सिविल लॉ है और 376 जो है वो क्रिमिनल लॉ है. तो ये मामला हमको देखना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं कि शादी में अगर किसी भी तरीके का राइट्स का
का वायलेशन हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, लेकिन बाकी जो कानून है जो 498 जो 1 सेकेंड यार जीना प्लीज 498 है जो क्रिमिनल लॉ है, सरकार उसको डीक्रिमिनलाइज कर रही है। सरकार कह रही है कि अगर किसी औरत को उसके पति ने मार पीट या उसकी लॉज में किया है तो हम उसकी काउंसलिंग करेंगे। ये जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि उसको क्रिमिनलाइज में उसका केस फाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए सोचने की बात है, जितने भी हमारे पास में क्रिमिनल लॉ है सरकार उसको डीक्रिमिनलाइज कर रही है, और जितने हमारे वहाँ पे सिविल लॉ है सरकार उसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रही है। ये मेरा अपना व्यू है। दूसरी बात ये है, देखिए थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, एक्चुअली हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके पास एक स्टेटमेंट भी दिया गया है। हमारा ऐसा है कि जुडिशियल सिस्टम से, जुडिशियल प्रोसीजर से मामला हल होना चाहिए। अगर किसी भी औरत को तलाक लेना है तो वो भी जुडिशियल अप्रोच करे, अगर किसी मर्द को अगर तलाक देना है वो जुडिशियल अप्रोच करे। 1939 एक्ट, डिसब्रिजल मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर औरतों को अगर तलाक चाहिए तो वो तलाक के लिए कोर्ट में जाती है। लेकिन हमारे देश में मुसलमान और मर्दों को अगर तलाक देना है तो वो कोर्ट में नहीं जाता है, बल्कि वो किसी काजी मुल्ला मुफ्तियों के पास जाके वो तलाक के फसल, तलाक के खुला, तलाक के ज़रिए वो ये करता है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो 1939 एक्ट है उसको जेंडर न्यूट्रल कर दो, जहाँ जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि मर्द और औरत अगर किसी को भी तलाक लेना है तो वो कोर्ट में प्रोसीजर में जाए, ताकि एक नेगोशिएबल स्पेस बन सके, ताकि दोनों को बराबर का हक मिल सके। वाई women is always burdened for the taking the divorce court and approaching the court and long lengthy procedures to she can face for the legal system, and why man is easily to go for the any काजी and देखिए कि मेरे को तलाक देना है, आप म्यूचुअल कंसेंट से दे दो, मुबारक से दे दो, तलाक हसन से दे दो, तलाक हसन से दे दो। why तलाक हसन and तलाक हसन? This is also the arbitrary, this is also the unilateral practice. This is not a power for to give the equal rights for the women also. This is a male sexuality and superior poverty for to give the Muslim personal law. Whatever a personal law is exist and not exist. We have to ask these questions on equality. Our Indian Constitution say this, Article 14 and 15 and 16, equality and equity and fundamental rights. Muslim women have a rights under the Constitution. So why personal law is a discrimination for the Muslim women? The man has easily approached for the man Qazi and Mufti, and women want to go for the court. So these are the questions they have to be arising. ये देखिए एक बात ही बताइए, पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि मतलब कहना क्या चाहते हो। पहली बार आप लोग जो है तलाक हसन की बात कर रहे हैं, वो जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन आपको डिसाइड एक मिनट आराम से बात कीजिए। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 और नहीं 1 मिनट। एक तो ऑल इंडिया पोस्ट में 1 मिनट हेलो काम डाउन। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ दोनों राय सामने आएगी। सेक्युलर मूवमेंट में विविधता है, यहाँ एक बोर्ड नहीं है कि हम लोग एक ही लाइन लेकर फतवा जारी करेंगे। नंबर 1। दूसरी बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक राय नहीं है क्या, और मैं कुरान की आयत भी दे दूंगा उनको, बोलना कि भाई वो आयत पढ़ के आए, क्योंकि वहाँ जस्टिस की बात है, यूनिटी की बात नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यूनिटी की ज्यादा पड़ी है, जस्टिस की नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ कौन लोग हैं जो तलाक के बिदअत के खिलाफ, आपको भी पता है, जिसके कारण ही पूरा तमाशा देश में चला। तो ना वहाँ एक राय, ठीक है। हसन कमाल साहब जो बोलना चाहते हैं बहुत सीरियस बातें हैं कि ये जो मोबिलाइजेशन 80s में देखा था, तब कांग्रेस के टाइम में धर्म खतरे में था, आज बीजेपी टाइम में धर्म खतरे में है, पर लोग तो मुसलमान तो 70 साल से खतरे में लोग के चक्कर में, ठीक है। So the point is that there is a diversity of views. We wanted both sides to come out. That was Hasina is here and Zinat Shokar is here. That is one. And I think his question was very simple. हमारा पोजीशन क्लियर है, हमारा प्रेस रिलीज उसमें रखा है, और उसमें जो पॉइंट है कि the bill is here to basically ban तलाक बिद्दत। सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड करता है, इलीगल नहीं करता, इसलिए बिल की जरूरत है, कानून की जरूरत है। हाँ, बस वही पॉइंट। ओके, कुछ पॉइंट्स है आप लोगों के पास? सब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक मिनट सर, मुस्लिम औरतों के बारे में आप किस तरीके से बदलाव चाहते हैं? बिल तो सबने देखा होगा ना, बिल तो देखा ही होगा ना।
सर वन क्वेश्चन, मुस्लिम औरतों के बारे में आप किस तरह से बदलाव चाहते हैं? अभी अब आपको ये बताइए आप इसमें एक आंसर। अभी आपने क्या बोले कि ये मुस्लिम बोर्ड की तरफ से आपने उसके खिलाफ है, तो महिलाओं के बारे में जो अभी तलाक़ सलासा के बारे में आप अब जिस इसी के बारे में अभी आज़ाद मैदान के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ था, आज़ाद मैदान के अंदर, तो उसके आप खिलाफ थे, तो उसी के बारे में मैं पूछना चाहते हैं कि आप किस तरीके से बदलाव चाहते हैं? आज़ाद मैदान में जो मुस्लिम औरतों का इस्तेमाल हुआ, वोट नहीं किया, अब उसके खिलाफ नहीं, हम औरतों के किसी इस्तेमाल के खिलाफ नहीं, हम वेलकम करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दुनिया को ये बताया जा रहा है कि जो माहौल बनाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन, हम गवर्नमेंट के बिल को डिफाइन नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट के बिल की मुखालफत नहीं कर रहे। हम उन लड़कियों से साफ ये अंदाजा होता है कि वो इस इशू को यूँ पेश कर रहे हैं जैसे शाहबानों के ज़माने में पेश किया। जब शाहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो उस वक्त जो माहौल बनाया गया था वो क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है तो वो इस्लाम में मदाखलत, इंटरवेंशन है। आज भी वही किया जा, इसके बहुत अलार्म रहने की जरूरत, उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ये भी हुआ तो गोया कि हम इस मुल्क को पूरी तरह अपने खिलाफ कर लेंगे। दिस विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, दिस इज वेरी डेंजरस। सर ये सुप्रीम कोर्ट के बॉडी के खिलाफ नहीं हो पा रहा, को भी यही हो रहा है कि मोदी हुकूमत ने जो बिल लाया है नहीं सर, मुखालिफत में बात नहीं सर, मैंने उन लड़कियों को सुना है, मैंने सुना है, उनको बातें करते सुना है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक के जो इंटरवेंशन हुआ है वो इस शराब के खिलाफ, मैंने सुना है। भोपाल की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, जो भोपाल की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारा। वो भोपाल का लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूँगा। हाँ हेलो जमाल, मैं समझा, मुझे बताया क्योंकि यकीनन वो ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का जो इसमें एडिशन है वो सही नहीं है, लेकिन पूरा जो आप क्या मीडिया कैसे प्रेजेंट कर रहा है, मीडिया कैसे प्रेजेंट कर रहा है, दुनिया में बातें किस तरह से हो रही हैं, वो यही हो रही है कि देखा ये लोग तो इंस्टेंट तलाक के आते हैं। ये इम्प्रेशन बहुत गलत है। हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये इम्प्रेशन ना होने पाए कि हम इंस्टेंट तलाक के तरफदार हैं, हम बिल्कुल उसके हक में नहीं। ये जो आपने थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन लाया है कि आर दे अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और आर दे अगेंस्ट द बिल, आप मुझको कह रही है वो बिल बना क्यों? बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट सेड मेक अ लॉ, the minority judgment says that you make the law that it must go to legislature, और स्टेट जो है वो जेंडर जस्टिस देता है, उनका ड्यूटी है जेंडर जस्टिस देखना, और जो जब लॉ बनती है तो जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस कैन नॉट बी नेगोशिएबल। वो उसके वजह से, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही ये बना, तो आप उसको इंटरलिंक करना जरूरी है। But the bill is bad in law. No, to me it is not bad in law. सिर्फ मुसलमानों के लिए, To me it is not bad in law. की शरह सबसे कम है, सिर्फ मुसलमानों के लिए। मजहबी आदमी को तलवार नहीं लगती ना, इसलिए मैं बताऊं, इसलिए सबसे कम तादाद देते मैं नहीं करता मुसलमानों के, इसलिए कि मुसलमानों में तलाक एक तमाशा बन गया। आप इसको नहीं मानते तो घर जाके एक तमाशा बन गई है कि, और उसने मुसलमानों को उसका तनासुब क्या है? एक मिनट, तनासुब कुछ भी छोड़िए, एक मछली सारे तालाब का बंद। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आप जरा सोचिए एक बात,
कि मुसलमानों इस तलाक ने कंप्लीट मुसलमान कम्युनिटी को तमाशा बनाया। आप उनसे बाहर निकल के जरा देखिए, लोग बात करते हैं कि इनको हुकूम छोड़ देते हैं। तनासुब पे कौन जाता है? तनासुब के तो डाटा गवर्नमेंट के पास है। लेकिन है ये कि हमने इस जिसमें सबसे होगा लेकिन मुसलमानों में क्यों है? जब कुरान ने कहा कि वो मत दो, तो मुसलमानों में क्यों है? 1% भी क्यों है? 0.01% भी क्यों है? सोचिए जरा। जब कुरान ने कह दिया कि ये गलत है, तो आप क्यों कि हमारा परसेंटेज बहुत कम है। जिस तरीके से जब ये ट्रिपल तलाक को ये कहा गया था कि लोग मिसयूज कर रहे हैं, उसी तरीके से आज भी लोग तलाक को तमाशा बना रहे हैं। आप मुझे मालूम है, लोगों से मिले हैं, मैं मिला हूँ, मैं उन्होंने काम किया हूँ, तो उनके दरमियान मैंने काम किया है जो हामिला औरतें उन्हें तलाक दे दी, जिनकी तस्वीरों में लिख दिया गया था, हमको तमाशा बना दिया है। सवालों को डील कर लिया होता तो ये तमाशा नहीं बनता। अपनी क्रिमिनलाइजेशन की बात की, पनिशमेंट की बात की, लेकिन इकोनॉमिक क्लाइमेट का उसके आपने कुछ मैंने कहा ना कि सरकार को एक फंड उसका बनाना चाहिए कि जो अंदर जा रहा है उसका फिर परिवार को सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं, लेकिन मेरा एक सूचना ये है वो मुझे लगा कि वो भी आना चाहिए कि अपन ये चाहते हैं कि दायरे से ये सब कुछ आया कि पुरुषों को सजा दे के कोई अच्छा सिस्टम नहीं होने वाला, क्योंकि औरत को ही जो कुछ राइट्स मिलते हैं पुरुषों के साथ साथ मिलते हैं। अगर अपन इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं तो औरतों को भी ये स्पेस इक्वेलिटी के लिए देना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, अगर ये बात हो रहा है तो मुझे लगता है कि जैसा 498 में जैसा ही 498 फाइल होता है वहाँ से जेंट्स विड्रॉ होता है और अकेली औरत वहाँ पे बैकआउट होती है और उसको कुछ नहीं मिलता है 498 में। उसके बाद अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करेंगे, हाँ, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में औरतों को बहुत अच्छा खासा रेसिडेंट चाइल्ड कस्टडी या मेंटेनेंस की ऑर्डर मिल रही है। वहाँ पे कोई कानूनी तौर पे सज़ा नहीं है, मेंटेनेंस नहीं देता तो उसके बाद सज़ा है। अगर ये स्पेस देना है औरतों को तो मुझे लगता है कि जो एक दूसरा एक सिस्टम है उसके साथ काम करना है, जो है जुडिशरी, और वो सिस्टम ये है। नहीं, ठीक है, वो बात आ चुकी है। बैठिए, सवाल खाली पूछिए, बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। एक सवाल मेरा है, सबसे पहले सवाल सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो आज़ाद मैदान में मोर्चा हुआ उसके खिलाफ नंबर 1, मैं पूरी बात बोल रहा हूँ, नंबर 1 इसलिए कि जितने भी मुकर्रीन ने आज़ाद मैदान को टारगेट बनाया। दूसरा अपने कमाल साहब ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान में मुसलमानों की ताकत नहीं करती है, इसे डिजॉल्व हो जाना चाहिए। दूसरा सवाल, पूरे इंडिया में हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की नुमाइंदगी कौन सी तंजीम कर रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों? तीसरा ये है कि मिसाल के तौर पर मैडम हमारे बगल में बैठी है, उन्होंने कहा सुबह मस्जिदों से ऐलान हुआ, ये हुआ वो हुआ। जब हम खुद जो इस्लाम ने दायरा दौलत के लिए बनाया है हम उस पर अगर अमल नहीं कर सकते हैं तो इस्लाम की बात हम कैसे करते हैं? 3 साल के जवाब। आखिरी सवाल कौन सा दायरा बनाया भाई? आपने जो आखिरी सवाल किया दायरा, मैं बताऊं, सवाल का जवाब वही देंगे, आखिरी बार मैं दोबारा करूँगा, 2 काम नहीं, दायरा पे तुम्हें जरूर दायरा पे इसलिए बोलूंगा, दायरा सुन लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है दायरा। एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट और शायर इब्ने इंशा, जिनकी बड़ी मशहूर गजल आप लोगों ने बहुत अच्छी जर्नलिस्ट, उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है उर्दू की आखिरी किताब। उसमें 4-4, 5-5 लाइनों के एस्से हैं। उसमें एक एस्से का नाम है दायरा, आप सुन लीजिए आपके लिए। दायरा, वो लिखते हैं कि दायरों की खुसूसियत ये होती है कि वो छोटे हों या बड़े हों लेकिन होते सब गोल, और हर तरह के दायरे दुनिया में हैं और देखे जाते हैं।
एक दायरा है जिसका नाम है दायरा-ए-इस्लाम। पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर लाने की कोशिश की जाती है, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बाहर करने की कोशिश। आपका जवाब ये है, आपके तमाम जो सवाल है उनके पीछे यही जवाब है, आप खारिज करना चाहिए। आप खारिज करना चाहते हैं, खारिज मत, खारिज मत कीजिए। और सुन लीजिए, अब रहा ये कि हम आज़ाद मैदान के मोर्चे के लिए हमने पहले ही कह दिया कि हम सिर्फ इस बात के मुताबिक कि हमें ये डर है। आपने ये कहा कि कौन रिप्रेजेंट करता है मुसलमानों को, हमें नहीं मालूम, सही मालूम है, हमें नहीं मालूम। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नहीं करता ये बहरहाल हमको सिर्फ ये डर है कि कहीं इस तरीके से हम फिर उसी आग से न खेलें जिस आग से एक मरतबा खेल कर हम अपनी दुनिया चलाते हैं। इसमें और एक बात बोल दूँ जो मैंने पहले बोला था, एक मिनट कि मैंने वही बोला था जब हुसैन साहब वगैरह नहीं आए थे, मगर आजकल वो तो माफ़ी मांग रहे हैं इसमें, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी औरतों से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था उसमें उन्होंने कहा था कि औरतों की ज़्यादा कमज़ोर होती है, अगर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं होगा तो मर्डर हो जाएगा, बहुत सारी घिनौनी बातें बोली थी, और आज वही औरतों को जमा कर रहे भाई कि इस्लाम को बचा लो, ये उनके हाल है। माफ़ी मांग लो यार, चलो। और कोई आपने एक सवाल जो किया था कि मुसलमान लोग की who will look after the Muslims, who will take care of the problems of the Muslims? Was that your question, or did I not understand it right? Yes. You see that there are multiple problems that our Muslims are facing today. There are communal riots. I mentioned Gaurakshaks. There is love jihad. We have to fight against these problems. Like we have conferences here to fight on the triple talaq, and I'm supporting certain things that other people are not here. Like that, we also must get together and we must voice our opinion as Indian citizens, as people who have the right to life under the Indian Constitution. कि ये सब नहीं होना चाहिए। आज मुजफ्फर all that is happening in the form of communal riots and the killings when women are being displaced, when men are being displaced, जहाँ life की कोई security नहीं है। So all that must be done, and we Muslims only must do it. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो हिपोक्रेसी, लाइज और जो जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है इस्लाम खतरे में, शरीयत खतरे में, उसके खिलाफ हम दूसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि कल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इनवैलिडेट करने के लिए उसके समर्थन में है। हम लोग भी चाहते कि बिल बने, बिल की शक्ल सूरत क्या हो उस पर एक डिबेट चल रही है, मगर इन प्रिंसिपल देयर इज अ नीड फॉर अ लॉ फॉर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक टू बी लेजिस्लेटेड अगेन। और जो पूरा पूरी का पूरा जो मुहिम देश में चल रहा है उससे खतरा है मुस्लिम समाज में, पूरे भारतीय समाज में, क्योंकि ताकत है और इस्लामिक ताकत है, ये दोनों के बीच का एक खतरा हो सकता है।